अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप। और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट अनम गौहर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप एंड माय नेम इज यूनुस खान। हाउ स्वीट। आज का शो बहुत क्रेजी होने वाला है बिकॉज आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एक अदर गेस्ट। अरीज अब्बासी के लिए पहले तालियां। और अरीज अब्बासी के बारे में थोड़ा बता दूं कि शी इज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, प्लस शी इज अ सिंगर, प्लस बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, प्लस फुटबॉल खेलती हैं शायद, प्लस इन्होंने जिम्नास्टिक भी कर रही हैं, प्लस ये दुनिया का हर काम कर रही हैं माशाल्लाह से। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मुझे ऐसा ये क्या यूनुस? मुझे इन्होंने ब्लॉक कर दिया फॉलो करते करते। मुझे ऐसा लगता है शो स्टार्ट होने से पहले ही यूनुस ने इंटरव्यू कर लिया था। ऐसे ही मुझे भी ऐसा आपके साथ थोड़ी सी इंस्टाग्राम पे फॉलो करे मुझे। राइट। यूनुस ऐसी कौन सी लड़की है? अरीज सिर्फ इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहा। देन माय गॉड। अच्छा एनीवेज हम बात करते हैं अरीज से। अरीज कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और आपको कैसा लग रहा है हमारे प्रोग्राम में आकर? आपका शो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। इट्स रियली नाइस। यू गाइस लुक रियली गुड। योर कनेक्शन हैज बीन सीन। थैंक यू। इट्स रियली नाइस। सो काइंड ऑफ सो काइंड ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। अरीज, मुझे ये बताएं आप इतना सब कुछ करती हैं, क्या पैदा होते साथ ही शुरू कर दिया था? नहीं 3 साल बाद। पहले मैं आपसे एक अजीब सा सवाल करने वाली हूँ जो कि औरतें यूजुअली छुपाती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आप नहीं छुपाएंगे, आप बड़ी मासूम है। आपकी उम्र क्या है? 22। और आप साइकोलॉजी आप अपनी बता दें, आपने पूछ तो लिया, बताएं। आई एम 24। एज इज जस्ट अ डिजिट। क्यों अरीज, आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं, ठीक है? आप मुझे बताएं कि औरतों की उम्र और मर्दों की तनख्वाह को लेके इतना क्यों तजाद फैलाया जाता है? एक्चुअली इट्स लाइक कॉम्प्लेक्सिटी। लोगों ने लिया हुआ है। मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो अपने आप को अपनी एग्जैक्ट एज बताती हैं। एग्जैक्टली, जस्ट लाइक मी। और लड़के और लड़के भी अपनी एग्जैक्ट सैलरी बताते हैं। दे आर वेरी प्राउड ऑफ जितना भी कमा रहे हैं बताते हैं। कभी कभी बढ़ा के भी बता देते हैं। कम भी कमाते हैं तब भी बताते हैं बिकॉज दे आर भी बढ़ा के बता देते कमा रहे हैं ना, कोई चोरी डाका थोड़ी कर रहे हैं, तो इसमें क्या शर्म है? आप कितना भी मेहनत से कमा रहे हो वो आपको फख्र से बताना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। देयर इज नॉट डिविएंसी, इसमें काउंट नहीं होती। जो लोग मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत एज इन सुबह जाते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। अरीज, मुझे एक बात बताएं, इतने सारे प्रोफेशन है, आपने यही क्यों चूज किया? एक्चुअली मैं अपनी नेबर से इंस्पायर हुई थी। आई वॉज डूइंग माई सेकेंड ईयर और तब मेरे नेबर में एक लड़की जो थी तो वो साइकोलॉजी कर रही थी और वो तब उनके पास सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी का। वो पढ़ रही थी, उनके पास बुक थी। मैं उनके पास बैठी हुई थी तो वो मतलब उनके देयर वॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स के ह्यूमन इंटरेक्शन, लोग क्या क्या नोट करते हैं, मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, ये दूसरे इंसान पे कैसे इफेक्ट कर सकता है, ये सब स्टडी करना इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अरीज, मेरा एक और सवाल है आपसे कि इंसान का शौक जो है वो इंटरनली आता है या किसी को देख कर आता है? ये आपके ऊपर मतलब डिपेंड करता है। अगर मैं किसी से इंस्पायर हो रही हूँ तो मैं उसको ज़रूर चूज़ करूँगी बिकॉज आई एम इंस्पायर्ड बाय समथिंग जो कि मुझे अगर अंदर से एक ट्रिगर करिए कि आई हैव टू डू दिस। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कोई चीज़ मुझे इतनी ऑब्वियसली इंसान को इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक चीज़ आपको नेगेटिव चीज़ भी अट्रैक्ट कर जाती है कि उसमें आपको इम्पल्सिव ही रहना चाहिए, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। बट स्टडिंग साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगी अरीज आपसे, वो ये है कि देखिए हमारे जो ख़ास तौर पर हमारे माशरे में ख़ास तौर पर इस फील्ड को इतना ख़ास नहीं समझा जाता क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो लोग मेंटल हेल्थ के हवाले से फोकस ही नहीं करते। अगर स्टमक इशू है वो करेंगे, कोई दूसरी प्रॉब्लम है वो करेंगे, लेकिन मेंटल इशू है तो प्राउडली बात नहीं करते हमें ये प्रॉब्लम है। लेट मी कंप्लीट। सो किस तरह से जो है वो आप अगर यू नो एज अ प्रोफेशनल जब आपने अपनाया है, किस तरह से आप लोगों को कन्विंस करेंगी कि उनको अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से भी जो है वो फुल तवज्जो देनी चाहिए? आज से 5 साल पहले लोग साइकोलॉजी को सब्जेक्ट भी नहीं मानते थे। मेरी खुद की यूनिवर्सिटी की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, देयर वर ओनली 10 स्टूडेंट्स। उनके पास कोई डिपार्टमेंट भी नहीं था। एक ही इंजीनियरिंग का ब्लॉक था, वहाँ पे एक क्लास दी हुई थी बिकॉज देयर वर ओनली हार्डली 30 स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजी को एज अ प्रोफेशन लेते थे। अब IPP जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहाँ का पूरा ब्लॉक है, सबसे बड़ा ब्लॉक है, सबसे मशहूर है। पूरी बहरिया जो है वो सिर्फ इसी के लिए मशहूर है बिकॉज वहाँ पे एक्सपोजर बढ़ गया ना, लोगों को पता चल रहा है कि ये भी कोई चीज़ है, यहाँ इस पे बारे में भी बात करनी चाहिए। पहले 5 साल पहले मुझे पता है nobody talks about it.
सबको लगता था इट्स नथिंग। एंड आप इसका क्रेडिट लॉकडाउन को देंगी या नहीं? लॉकडाउन को 2020 नहीं। अच्छा, एक रिसर्च के मुताबिक जो है वो ये छोटी सी चीज़ मैं भी यहाँ वो करूँ कि एक रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ वाजे हुई थी कि लॉकडाउन के अंदर जो है वो 80% लोगों ने ख़ास तौर पर मेंटल हेल्थ को जो है वो सर्च किया था। यानी कि लॉकडाउन में जब 2020 का लॉकडाउन हुआ था उसमें लोगों ने फर्स्ट टाइम जो है वो हिस्ट्री में लोगों ने मेंटल हेल्थ के हवाले से भी पढ़ा, और ये बड़ी बात है इन द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान में तो कुछ और सर्च कर रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी चीजें ट्रेंडिंग पे थे। वो आप करते होंगे ट्रेंडिंग पाकिस्तान पे नंबर 1 ट्रेंडिंग आया, आई एम पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान। देखिए हमें तो देखिए मेंटल हेल्थ के बारे से पता होता है, नेटफ्लिक्स के बारे में आपको पता था? जी देखिए एक अलग डिबेट है। मैं पूछना चाहता हूँ कि देखिए मेंटल हेल्थ जो है ये एक तरह से कैन से कि टैबू टॉपिक है हमारी सोसाइटी में। तो लोग को कैसे अप्रोच करें? मतलब कि अगर मैं कहूँ या मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, अगला बंदा यही बोलेगा कि आप पागल हो गए यार, आप मेंटल हो गए। तो वो उस डर से बंदे लोग डिस्कस भी नहीं करते इस चीज को। तो प्रोसीजर क्या है कि अगर मैं उस फेज से गुजर रहा हूँ या मुझे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो एग्जैक्टली मैं कैसे क्योर होऊंगा, ये आप बताएं। ठीक है, अगर देखिए ये ना बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि कोई बंदा कहता है कि मुझे डिप्रेशन है तो लोग उसे यही कहते हैं कि तुम पागल हो, या फिर ये कहते हैं डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मिथ भी है कि डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, सबको होती हैं, रेगुलरली लोग फेस करते हैं, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन के कुछ क्राइटेरिया होता है जो इंसान रेगुलर बेसिस में करता है वो नहीं करना चाहता, इंटरेस्ट कम हो जाता है। वो एक इंसान जो बाहर घूमता है वो सिर्फ एक कमरे में रह जाता है, हमें पता चल जाता है कि उसका इंटरेक्शन काफ़ी कम हो गया है। अरीश, मेरा एक सवाल है कि जैसे एंजाइटी होती है, लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, एंजाइटी कुछ नहीं है, आपको बैठे बैठे एंजाइटी हो जाती है, आप घर में अकेले हैं तो तब आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि नहीं आपका कुछ वहम है या आप बाहर जाओगे तो आपका चेंज हो जाएगा, मगर मुझे लगता है कि बाकी में एंजाइटी होती है। एंड ऑल्सो ऐड करें इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर। एंजाइटी बहुत नॉर्मल सी डिजीज है ना, तो एक बच्चे को एग्जाम से पहले भी एग्जाम से पहले होती है, हमें प्रेजेंटेशन से पहले होती है, आपको शायद शो से पहले होती है। बट बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर इज अ साइकोसिस। उसमें आपके पास एपिसोड्स आते हैं, मैनिक एपिसोड्स होते हैं, एक इंसान बहुत अपना एलिवेटेड मूड में चला जाता है, वो बहुत सीरियस एक चीज़ है। हम एक इंसान को ये बोलते भी नहीं कि तुम्हें बाइपोलर है, हम कहते हैं कि आप बाइपोलर के पेशेंट, एक इंसान को टाइटल नहीं करते। लेकिन जब स्टार्ट होता है बाइपोलर डिसऑर्डर तो उसमें आपका सबसे पहला जो एपिसोड होता है वो बहुत नॉर्मली से स्टार्ट होता है, आपके मूड स्विंग से स्टार्ट हो जाता है। तो इसको किस तरह से, मतलब अर्ली उसमें ही आप उसको कवर कर लेंगे या अर्ली नहीं, इसको आपको बाइपोलर आप नोट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज बाइपोलर का क्राइटेरिया फिल करने के लिए बंदा स्टार्टिंग में एटलीस्ट 2 to 4 days हॉस्पिटलाइज होता है, बिकॉज उसका मूड इतना एलिवेट हो जाता है कि डॉक्टर्स को पता चल जाता है, उसके घर वालों को पता चल जाता है कि ये घर नहीं, इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। सबसे पहला तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ये मेंशन है कि आप हॉस्पिटलाइज होंगे। मेरा एक और बात है, जैसे कि लेट्स सपोज मैं सो जाती हूँ और एकदम से कोई भी आवाज़ आती है, या मम्मा ने आवाज़ दे दी है, टीवी की आवाज़ खुल गई, या एंड इनफैक्ट कोई बाइक गुजरती है तो वो इतनी नॉइज़ होता है कि वो आप एकदम से उठ जाते हैं, तो आपकी हार्ट बीट बिल्कुल तेज़ हो जाती है। तो जब वो तेज़ होती है वो आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है कि आप बिल्कुल हड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। अब मैं वॉक करना शुरू कर देती हूँ जब मेरे ये कहने का ये मकसद नहीं है, नेचुरली अगर आप देखें तो लोग, अगर अब ज़्यादा लोग के अंदर ये पाई जाती है कि एंजाइटी हो रही है। मैं अक्सर लोगों की बात सुनती हूँ तो वो कहते हैं मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज़। घबराहट तो अर्शिया बहुत आम सी एक कैफियत है इंसान की, इंसान किसी भी सिचुएशन में घबरा सकता है कि मेरा ये काम इतने बजे तक होना था, फॉर सपोज मुझे पेमेंट आनी थी, नहीं आई, मैंने कहीं आगे जुबान दे दी और कहीं पहुंचना होता है। मेरे पास भी एक सवाल है और थोड़ा पर्सनल सवाल है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो जानना चाहती है और यही प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम उनको बता सकते हैं। लेकिन इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए गपशप।
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको जो है वो वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और आज हमारा जो एपिसोड है, ख़ास तौर पर आज का हमारा शो है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी डिमांड्स होती है कि हमें जो है वो किसी को यहाँ पर इनवाइट भी करना चाहिए। और ख़ास तौर पर हम आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। बहुत सारी दीगर बीमारियाँ तो ज़रूरी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसे इग्नोर किया जाता है वो मेंटल हेल्थ है। और मेरा एक बड़ा ही पर्सनल सवाल, जो कि ब्रेक पर जाने से पहले ही मैंने कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तमाम तर ख़वातीन को जो है वो एक ऐसा फेज़ होता है जिससे उन्हें गुजरना पड़ता है, लेकिन वो ये बात बता नहीं पाती। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें जब तक हम किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे तो उसका कभी भी इलाज मुमकिन नहीं है। आप डिस्कस करें, उसके बाद ही जो है वो आपको उसका इलाज मिलेगा, अगर आपको उस प्रॉब्लम से जान छुड़वानी है तो। अच्छा अरीज, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अरीज, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं उनके साथ प्रॉब्लम होता है, दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं। नंबर एक तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उसमें होता है, एंड नंबर दो मेंस्ट्रुएशन में उनको प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम ये होता है कि आप, जैसे मैंने इसीलिए स्टार्ट में बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से भी बात किया था, क्योंकि ये एक ऐसी बात है बहुत सारे लोगों को इस हवाले से पता ही नहीं है कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। लेकिन मेरी एक रिसर्च के मुताबिक, जब मैंने, अब मुझे भी जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तब भी आपको पता चलेगा ना। तब मुझे पता चला कि बाइपोलर डिसऑर्डर के होने के चांसेस जो होते हैं वो ख़ास तौर पर जब फीमेल जो है वो मेंस्ट्रुएशन के जिस दौर में होती है उसमें होते हैं, और जब वो प्रेग्नेंट होती है। मेंस्ट्रुएशन का बहुत ही कम एरा होता है, यानी आपको 7 डेज़ का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रेगनेंसी में तो बहुत एक आपको 9 मंथ्स जो है वो गुजारने पड़ते हैं। तो क्या चांसेस हैं इसमें कि फीमेल के जिस तरह से मूड स्विंग होते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ पर जिस तरह से स्ट्रेस होता है, वो जो उनके हस्बैंड होते हैं बहुत ज़्यादा झगड़ने लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि जाहिर सी बात है आप बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को अकेला महसूस करिए। तो उस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंट रखना चाहिए हमारे माशरे में? पहली चीज़ तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात है और प्रेगनेंसी की बात है, ये दोनों स्टेज आपके ऐसे होते हैं कि आपके एक वुमेन की बॉडी में ऑलरेडी हार्मोनल चेंजेस बहुत आ रही होती हैं। पहली चीज़ तो ये हो जाती है आपकी, वो आप पे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, अगर आपका हस्बैंड इस ड्यूरेशन में आपके साथ सिंसियर है, आपको केयर करता है, तो फिर आप ओवरकम कर जाते हो। बट कभी कभार ऐसा होता है कि स्पेशली प्रेगनेंसी में ये होता है कि ये चीज़ मदर के ब्रेन में इफ़ेक्ट करती है, बिकॉज वो सोचने ज़्यादा लग जाती है। जब आप एक चीज़ को ज़्यादा सोचते हो ना, किसी चीज़ को ओवरथिंक करते हो, तो वो आपको डिस्टर्ब करने लग जाती है। बिल्कुल। बाइपोलर बेसिकली स्टार्ट कब होता है इसका आना, कि जब आप, या तो आपका दिल बड़ी टूटा हो, दिल शिकस्ता हो जाए जी, या तो फिर आपके कोई ट्रॉमा कोई गुजरा हो, कोई हादसा कोई जिंदगी में रहा हो। कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, वो एक अलग चीज़ आ जाती है। बट बाइपोलर में स्टार्टिंग में इसका ये होता है इफेक्ट, बिकॉज ट्रॉमा, एक जब बंदा एक ट्रॉमा से गुजरता है उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब एक लड़की जो कि प्रेग्नेंट भी है, उसके अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं, उसकी बॉडी इतनी चीज़ सफ़र कर रही है, वो इस चीज़ को सोच रही है, तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है। क्वेश्चन टाइम, जैसे कि आपने कहा कि प्रेगनेंसी में हर चीज़ में सफ़र कर रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको शायद 9 मंथ्स जो होते हैं वो बेसिकली उनको बेबी सिटिंग्स ही चाहिए होती हैं, कि वो हस्बैंड भी कर रहे हैं, फैमिली भी कर रही है, तो उनको ओवरऑल उनको बेबी सिटिंग्स चाहिए होती हैं, कि अगर वो एक लाइक इंसान को, जब इंसान पैदा कर रहा है तो वो एक जाहिर सी बात है, वो एक अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सारी चीज़ें जो है वो बाउंड मांगती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि, अब बात यहाँ मैं पाकिस्तानी कल्चर के बारे में करूँगी, यहाँ पे वुमेन आर फोर्स्ड टू गेट प्रेग्नेंट। ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने कहा कि फोर्स्ड है, बाकी में मतलब 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, तो वो बात स्टार्ट हो जाती है। तो वो मेंटल जो हेल्थ तो होता है, हमारी सोसाइटी में शादी बच्चों के लिए होती है ना, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। नेसेसरी के जैसे ही हो तभी, मतलब आपकी मदर इन लॉ आपको ताने देने लग जाए, ये आपके अब ऑब्वियसली दे आर वेरी सिवियर मेडिकल कंडीशन दैट गर्ल कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट। ये बहुत कॉमन चीज है। इफ शी इज हेल्दी इनफ तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
देखो यूनस, लेट्स सपोज अगर वो हेल्दी भी है ना, मेंटली तौर पे भी हेल्दी है, फिजिकली भी हेल्दी है, बट जब वो 3 महीने के बाद उसको डिप्रेशन मिलना शुरू हो जाता है, वो मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, वो शायद इतनी जल्दी वो सारी चीज़ें ना ग्रैप कर सके, मुझे ऐसा लगता है। फोर्स नहीं करना फोर्स चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है कि हमारा शो आज का बड़ा ही मज़ेदार और ज़बरदस्त होने वाला है, और सब लोग अपने स्नैक्स लेके टीवी पर बैठ गए होंगे, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस की बातें एजुकेट कर रही हैं ये। अच्छा, सिंस आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि साइकोलॉजी में और साइकेट्रिस्ट में फ़र्क क्या है? बेसिकली साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वी डू टॉक थेरेपी। टॉक थेरेपीज, ओके। हम इसमें आपके 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं। जबकि साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं, वो आपको मेडिकेशन देते हैं। ओके। वो मेडिकेशन के थ्रू आपको ट्रीट करते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, अगर आप इंसोमिया का पेशेंट हो, तो वो आपको हेल्प दे देते हैं, क्योंकि बेसुकूनी रेस्टलेसनेस होती है, वो देकर बात ख़त्म। अगर एक इंसान मेरे पास आएगा ये अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेकर कि मैं सो नहीं पा रहा, मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं उससे मेडिकेशन दे ही नहीं सकती। मेरे पास ये राइट नहीं है। मैं उससे बातचीत करूंगी कि तुम रात में नहीं सोते या सोती, तो तुम क्या सोचते हो या क्या सोचती हो, क्या दिमाग में आता है। अच्छा, आप लोग मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, या तो उसे खुद इंसाइट देते हैं कि तुम्हें ये चीज़ ट्रिगर करिए, तुम ये चीज़ रिजॉल्व करो, तो तुम्हें शायद नींद आ जाए। अच्छा, आपके लिए एक मिनट, आपके लिए चीज़ कितनी आसान है किसी पेशेंट को देख के कि ये आपसे सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है। आई वॉज कमिंग टू दिस, इसमें ऐड कर रहा था इसी सवाल में कि कोई ऐसे लोग आपके पास, कभी आपके क्लाइंट्स या पेशेंट तो नहीं कहते, क्लाइंट्स कहते हैं, क्लाइंट आता है आपके पास और आपसे कहता है कि मुझे ये इश्यूज हैं, बट आपको पता है कि ये इश्यूज नहीं है, तो रीजन कुछ भी हो सकता है, छुपा भी रहा होता है, बता he or she is faking it। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर ये लोग होते हैं। यहाँ पे बेसिकली उनका होता है कि उनको कुछ ना मेडिकल रिपोर्ट में उनका कुछ आ रहा है, कहते यार मुझे सर में दर्द है, मुझे इधर दर्द है, मैं रात को सो नहीं पाता। ऐसे एक्चुअल में होता नहीं है। मेरे 2 सवाल हैं, वो जवाब तो उन्हें दो। बट दे वांट टू प्रिटेंड लाइक दैट, बिकॉज कुछ लोगों को आदत होती है यार मुझे बीमारी है, मैं बीमार हूँ, कुछ लोगों के अंदर ये होता है। और कुछ लोग हमारे पास झूठे भी आते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ। बेसिकली रिक्रूटर्स आते हैं हमारे पास, जो कि नेवी में अगर आपको जाना है, एयरफोर्स में जाना है, तो वो आते हैं आपके पास उससे, क्योंकि आपकी शिफ्टिंग होती है ना। आप 30 एज आप एक इंसान के, वो नेवी में उसने काफ़ी जॉब कर दिया, तो उसकी कई शिफ्टिंग हो जाती है, तो वो हमें ये इस कंप्लेन के साथ आ जाता है हमारे पास कि ना मुझे ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मुझे ना मेरी शिफ्टिंग को किसी तरीके से करा दें। झूठ बहुत बोले जाते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर ये पॉइंट होती है कि हम सच और झूठ में अगर वो करें तो हमें उसके लिए हमारे पास टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साइंस, साइंटिफिक स्टडी है। हम बिहेवियर रीड करते हैं, वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द माइंड, हम बिहेवियर रीड करते हैं। एक इंसान का साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इसमें आपको PAI मिलेगा, विच इज़ अ पर्सनैलिटी असेसमेंट इन्वेंट्री। पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं 16 PF, आपकी HFD, दे आर वेरी मच सब्जेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट पर चल जाता है। उसमें आपके पास स्केलिंग आती है कि ये बंदा कितना झूठ बोल रहा है। नहीं, बट टेस्ट लाइक एक मेडिकल के होते हैं ना, कि ब्लड ले लिया, यू टॉकिंग अबाउट मोर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। जी, वर्बल टेस्ट, बातों में सच निकलना। वो जो कहते हैं कि ये ड्रॉ किया मैंने, आप बताएं आपको क्या दिख रहा है। दैट इज HFD एंड HTP, प्रोजेक्टिव पार्ट ऑफ योर अच्छा प्रोफेशन। अरे जितने भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आई मीन क्लाइंट्स आते हैं, तो आपको कौन सा ऐसा क्लाइंट लगा जो बहुत डिफ़िकल्ट था, उसको समझाना, उसको गाइड करना, उसकी मेंटल हेल्थ को समझना, आपको मतलब कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा? 2 महीने पहले की बात है, क्लाइंट आई थी, OCD की थी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और उनका प्रॉब्लम ये था कि वो अपने हाथों को, अपने पाँव को घंटों धोती थी। हाँ। घंटों। उनके हस्बैंड बेसिकली उनको इस कंप्लेन के साथ लेकर आए थे कि ये इस चीज़ के बहुत ज़्यादा सिवियर, बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो अकेली थी, न्यूक्लियर फैमिली थी, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ थे। ओके। और जब हमें पता चला कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है, तो हमें जब उनकी केस हिस्ट्री ली, तो हमें पता चला कि जो हस्बैंड हैं वो कराची में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, और जो उनकी वाइफ हैं वो गांव में काफ़ी टाइम से रह रही हैं,
और उनके ऊपर उनका थोड़ा सा था कि मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर लेंगे कराची में आकर, इनसिक्योरिटी प्लस उनका ये और था जो कि बहुत बड़ा गैप बीच में आ जी गया। उनका ये था कि उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, उनका बेबी नहीं हो रहा था, उनको इस चीज़ की बहुत टेंशन थी। केस हिस्ट्री में साफ साफ पता चला है हमें कि ये जो उनके हस्बैंड थे वो बेसिकली उनका काफ़ी बचपन में ही ना उनका रिश्ता फिक्स हो गया था, आपस में रिश्तेदार हैं, तो कहीं सेक्सुअल असॉल्ट वाला भी हुआ है और इसी उनके हस्बैंड ने ही किया है। बहुत सारी चीज़ें केस हिस्ट्री में सामने आई थी जिसके बाद उनको ये ओवर थिंकिंग, OCD इज ऑलवेज अबाउट कि आपकी री थिंकिंग आ रही है, आपकी चीज़, आप इसकी चीज़ को बाबा सोच रहे हो, उन्हें ये गिल्ट है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। How can we stop it? Overthinking. अच्छा मेरा भी आप इसको एक चीज़, एक तो है बीमारी एकदम से ख़त्म नहीं हो सकती। आप OCD के लिए तो आपकी मेडिकेशन थी, बिकॉज आपके न्यूरो का मसला होता है, आपको देनी पड़ती है मेडिकेशन। इसके लिए आप साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट के साथ भी कंसल्ट होता है, दोनों चीज़ें चलती हैं साइड बाय साइड। OCD के लिए मेडिकेशन है, साथ में आप टॉकिंग थेरेपी करेंगे, उसका गिल्ट खत्म करना है। अच्छा आई नो समवन, उनको भी OCD की बीमारी है, वो कहीं भी बैठी हो वो कहती है कि यार वो घर में मैंने चीज़ रखी है, सॉरी वो उसमें मट्टी लगी, उसको सही से साफ नहीं किया, बर्तन ठीक से नहीं धुला, इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। उनके दिमाग में हर वक्त वो साफ सफाई चल रही होती है। एक हमारी बहुत इंडस्ट्री से भी हैं, वो खुद ये कहती हैं कि मुझे OCD की बीमारी है। तो इसका जवाब ब्रेक के बाद ले लेते हैं, और साथ ही में आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आपका इंतजार कर रही हैं। अभी अरीज जो है वो हमें यहाँ पर गाना भी सुनाने वाली है, तो कहीं नहीं जाना, देखते रहिए गपशप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अरीज, आपसे सवाल जवाब का सिलसिला तो हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे देखने वालों को थोड़ा सा कुछ गुनगुना के सुनाएं। आपकी बहुत ही सुरीली आवाज़ है जब आप बातें हमने करें। बहुत तारीफ सुनी है आपकी। बिल्कुल, तो प्लीज़। ओके। के ताल्लुकात पे रोया ना तू ना मैं, लेकिन ये क्या के चैन से सोया ना तू ना मैं, वो हम सफ़र था, हाँ वो हम सफ़र था, हाँ वो हम सफ़र था, मगर उससे हम नवाई न थी, वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, के धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी, वो हम सफ़र था। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। बहुत वो ना खनकती हुई यूनिक रेयर सी आवाज़ है इनकी, तरह खूबसूरत सी। आप सिंगिंग कब से कर रही हैं? अब टाइम है आपके पास? जब मैं 5 स्टैंडर्ड में थी, मैंने ब्रिटिश काउंसिल में गाया था, क्लासिकल सॉन्ग गाया था पाकिस्तानी। और आप जीती या हारी? उसमें जीत हार नहीं थी, दिल सिर्फ जीत गाना के आई था। होंगी ना वो ये। फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज आपने बहुत सारे दिल जीते। क्या ही बात है। खास तौर पर यूनुस का तो आपने जीता। और अरीज, बहुत मज़े की बात है कि आपकी इतनी छोटी सी उम्र है और आपने इतनी सारी चीज़ें जो है वो ग्रैब करके अंदर रखी हुई हैं, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जब बात भी करते हो तो ऐसा लग रहा है कुछ गा रही हैं। इट्स वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे अरीज एक आखिरी बात आपसे पूछनी है, मेरे जहन में आ रही थी और मुझे लगता है कि जितने भी मर्द और ख़वातीन लोग देख रहे होंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और उनको काफ़ी तसल्ली से आएगी ये जानकर कि यार कोई और भी है जो हमारे जैसे, हम अकेले ही नहीं हैं। ये लोगों को एक चीज़ पर टिकने की आदत नहीं होती, क्या ये भी ये कोई कैफियत है या ये कोई बीमारी, ये क्या है? कंसिस्टेंसी अपनी अपनी जगह, मुस्तकिल मिजाजी, दिल भर जाता है, अपना अपना होता है। कंसिस्टेंट आप हैं नहीं है वो आपके ऊपर है। दिस इज़ नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स नॉर्मल ना। मैं ऐसी हूँ और मैं इस टॉपिक पे शायद बायस्ड हो जाऊँ बिकॉज मैं खुद ऐसी हूँ। मैं भी ऐसी हूँ, मुझे बहुत तसल्ली है आपसे, थैंक यू। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। अच्छा अरीज, एक छोटा सा सवाल है, फिर हम अपने
एक्चुअल में प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो क्या चल रहा है? एक घंटे से हम अपने टॉपिक के ऊपर हम सब आएंगे कि जो जो हमारे टॉपिक्स होते हैं डेली रूटीन के हिसाब से, तो हम उन टॉपिक्स पे आएंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग का क्या मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक हो जाते हैं या ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो ये ओवर थिंकिंग और ये जो एंजाइटी है इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं ओवर थिंकिंग एंजाइटी का और एक नॉर्मल थॉट प्रोसेसिंग के बारे में आपको डिफरेंस बताती हूँ। बहुत सिंपल है। नॉर्मल थॉट ये है, मैंने खाना खाया, बर्तन पड़े हुए हैं, अभी धोने हैं। मेरा नॉर्मल थॉट है यार धोने हैं ना, धो लूँगी। एक इंसान जो ओवर थिंकिंग कर रहा है, बार बार OCD डेवलप्ड हो रहा है उसके अंदर कि यार बर्तन धोने पड़े हैं, बर्तन धोने, जब तक वो धो नहीं लेता तब तक उसको ये ख्यालात आते रहते हैं। ये डिफरेंस है। नॉर्मल थॉट प्रोसेस यार बर्तन धोने धो लेंगे, ओवर थिंकिंग धोने हैं जल्दी करो भाई, ये पड़ा हुआ है सामान इसको धोना है, ये OCD में आ जाता है। एंजाइटी आप ये कहना चाह रही हैं कि लेजी रहना अच्छा है, धो लेंगे कर दो। नहीं, नॉर्मल थॉट इज लाइक धो लूंगी, ठीक है, टाइम है। बार बार चीजें सोचने से आपके अंदर एंजाइटी पैदा होती है, विच इज नॉट गुड। लेजी हो, थोड़े से रेस्ट करके कर लोगे काम, दैट इज आप ओके। धोएंगी कि नहीं धोएंगी? मैं जरूर दूंगी। यूनिस, कब लेकिन धोएंगी? पड़े में बर्तन खराब 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। अच्छा, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ यूनिस, मुझे लगता है कि ये जो आदत बता रही है ये माओ को बड़ी पसंद आती होगी। अगर लड़की उससे खाना खा के हाथ बर्तन धो के रख देना, हाथ के हाथ, वो कहते हैं आज का काम कल पे मत डालो, अभी कर लो। लेकिन साइंस की टर्म्स में देखा जाए तो ये एक डिजीज है कि बार-बार अगर के ज्यादा सोच रही है इस मैं बारे इससे में, कनेक्ट करना चाहता हूँ एक चीज। एक मैं छोटी सी बात कहूँ, अगर कर ले आप, कर ले। आज पहली बार कोई आया गेस्ट, आप तो पागल हो गए। नहीं, मैं गेस्ट को नहीं कह रही, मैं अपनी ऑडियंस से मुखातिब होना चाहती हूँ। वो ये है कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इतना जो है वो अरीज ने भी ये बात कही कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। एक ही चीज़ है, हर चीज़ का ताल्लुक आपके ऊपर है। मतलब अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे ना, तभी आपके अंदर मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब होगी और जो दिमागी मर्ज है वो और ज़्यादा मुब्तला होंगे। सबसे पहली चीज़ है आपने खुद से मोहब्बत करनी है, सिर्फ खुद से मोहब्बत करनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी जैसे नफ्सियात, इंसान की नफ्सियात हैं, हम एज अ ह्यूमन ना शुक्रे हैं या लालची, ये एक नेचर में हमारे है। वी वांट मोर, वी वांट मोर, वी वांट मोर। बिल्कुल। और जब हमारे साथ कोई अच्छाई करता है तब भी हम कहते हैं वी वांट मोर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ी, पूरी दुनिया में। इंटरनेशनली हर दुनिया में बढ़ी, हर दुनिया के हर मुल्क में इंक्रीज हुई है प्राइस। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली 10 रुपीज और बढ़े, 138 पॉइंट समथिंग का 1 लीटर पेट्रोल हो गया। जस्ट टू टेल एवरीवन जो कह रहे हैं कि ये हुकूमत फेल हो गई, 10 चीजें हो गई, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। सिर्फ पाकिस्तान एक ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री नहीं है, इंपोर्ट करते हैं हम ऑयल। पाकिस्तान इज ऑन 28th नंबर जो प्राइसेस हुई हैं, जो रेज की गई हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्री। नंबर 1 पे वेनेजुएला कंट्री है, 28 नंबर पाकिस्तान है, एंड देन ऑन 42 दे हैव USA, एंड इंडिया इज ऑन +100 लिस्ट। मतलब हांगकांग में $2.5 का 1 लीटर मिल रहा है जी। तो आप शुक्र मनाए ना कि हमारे यहाँ इतनी वो गई नहीं है प्राइसेस। अंडर हम अगर ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते जैसे ईरान है या वेनेजुएला है तो हमारा इशू नहीं था। 0.02 सेंट डॉलर्स जो हैं, 0.02 सेंट उधर है और ईरान में 0.04 सेंट्स है। हमारा 0.80 सेंट्स कुछ बन रहा है पर लीटर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज अ कॉम जो हमारी नफ्सियात है, मैं इससे बात कनेक्ट करना चाहता था कि हम लोग क्यों ना शुक्रे हैं। Why do we want more every now and then? Why is that? अच्छा, ये एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगी कि आपने कहा है कि यानी कि पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ी है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे गरीब तबका है वो कितना मुतासिर होता है इन सब चीज़ों से, चाहे वो रेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनकी तो उतनी आमदनी है ना जितनी उनको मिल रही है। उर्शिया, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, लेकिन बड़ी ह्यूमर का मुझे एक पंच लाइन आ रही है। मैं सुबह ही न्यूज़ बैठ के महंगाई पे पढ़ी थी, तो एक मीम बनाया था जैसे कि हमारे इमरान खान साहब कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। तो उस पर एक मीम बना हुआ था कि साबुन की टिकिया जो कि पहले 40-50 की थी, अब उसमें 10-20 रुपए का इजाफा हो गया है, तो सबसे पहले तो आपने नहाना नहीं है। नहीं देखें, अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, इंडिया इज वेरी फार अहेड व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पॉवर्टी है वहाँ पे, बट एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजॉरिटी वहाँ पे बहुत सारे बिलियनियर्स हैं, ठीक है। वहाँ पे $1.32 का पर लीटर है। दैट बिकम्स, अगर वहाँ के 250 हैं तो हमारे
500 हो गए, ठीक है, हमारे हिसाब से करेंसी को अगर हम इवेल्युएट करते हैं। इंडिया जैसे मुल्क में गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करती है हर कंट्री में ऑयल की प्राइसेस। अब इंटरनेशनल बढ़ चुकी है, तो हम किस चीज़ का वो कर रहे हैं? महंगाई होगी दुनिया में। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, एक अल्लाह ना करे ऐसा टाइम आए कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए और आपको ऑक्सीजन इंपोर्ट करना पड़े, तो गरीब तो मरेगा ना। अच्छा यूनिस, दैट डजंट मीन, क्या बोलूं मैं, छोड़ दूं? नहीं आप प्लीज नहीं, बोलो। मैंने कहा शायद कंप्लीट होगी आपकी। नहीं, सबसे लोएस्ट करेंसी गाइस हमारे मुल्क की है, तो मुझे लगता है कि अगर जब तक हमारी करेंसी रेट इंक्रीज नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा और महंगाई की ऊंच नीचे जो हम देखते हैं आगे भी चलती रहेगी। लेकिन सबसे पहले आपने एक ऑयल वाली बात बहुत अच्छी है, उस पर हमें करना चाहिए, लेकिन ऑयल के बाद दूसरा जो होता है जहाँ से मुल्क एक ऊंचे स्टैंडर्ड पे आता है, वो उसकी करेंसी होती है, जहाँ से वो पहचाना जाता है। तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमारी करेंसी सबसे नीचे है। ये जब बढ़ेगी उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे मुल्क के हालात और महंगाई और दूसरे दीगर इश्यूज हमारे, जब तक फॉरेन रिजर्व्स हमारे नहीं बढ़ेंगे, डॉलर्स हमारे पास ज्यादा नहीं होंगे, तो हमारी करेंसी डिवैल्यू होती जाएगी। वो कैसे होगी? आपने एक बात की है कि लोग शुक्र नहीं करते जिस हालात में हैं, बेशक शुक्र नहीं करते। जी। हाँ, क्यों शुक्र नहीं करते? हम लोग देख क्या रहे हैं आजकल? सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उनके अंदर इनकाउंटर की जा रही हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, गुड पॉइंट। लेकिन फिर वो कहाँ से शुक्र करें जब उनके पास आ ही सब कुछ नेगेटिव रहा है? अच्छा अरीज, मैं किस चीज़ का शुक्र है? एक पेड प्रोटेस्ट भी हुई, आप बात कर ले, मैं बताता हूँ। अरीज मैं भी इसमें लेकिन उर्शी अगर आपकी इजाजत हो तो एक ब्रेक ले लें। Sure. क्योंकि ब्रेक भी जरूरी है। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिएगा गपशप। वेलकम बैक। मैं ब्रेक से जाने से पहले मैं एक सवाल करना चाह रही थी आपसे कि जैसे कि हम पेट्रोल की बात करें कि कीमतें ऊपर गई हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी जो हमारे गरीब तबका है, मैं उस पर हमेशा इसलिए बात करती हूँ क्योंकि वो बेचारा हमेशा पिसता है। सही है, तो जैसे बस का किराया ले लें आप, वो कितना बढ़ जाता है, तो बेचारे शायद वो अपने घर का खाना पीना प्रॉपरली पूरा नहीं कर पाते। वो जो बेचारे, मुझे ऐसा लगता है कि वो कितना दूर सफ़र करके वो अपनी कमाई के लिए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी तो कितनी अफेक्ट करती हैं ना। मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि लोग कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि एक बेसिक सैलरी सेट की हुई है फ्रॉम द गवर्नमेंट कि इतनी मिनिमम वेज होनी चाहिए, लोग नहीं देते। अब जो नहीं दे रहे ना जिनको, वो उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, वो अपने जो जुल्म हो रहा है उनके साथ उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते until unless they don't complain। सोशल मीडिया, सबके पास फोन्स है, सबके पास इंटरनेट है, आप वीडियोस बनाएं, आप एक्सपोज करें ऐसे लोगों को। लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, वीडियोस बनती हैं, न्यूज़ उठती है, एड्रेस नहीं होती। प्रॉब्लम यहाँ है एड्रेस। सुनने वाला कौन है? सुनते हैं लोग, ख़त्म। एक घंटा वायरल होगी चीज़, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद कम ऑन गाइस, मुझे ऐसा है। नहीं लगता, सीरियसली मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपकी कोई बात हो वो एड्रेस नहीं हो पाती। खास तौर पर हमारे माशरे में, यकीन माने, इतनी जल्दी चीज़ें वायरल होती हैं, इतनी जल्दी लोग सुनते हैं। अभी रिसेंटली जो है, मैं कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन जो ये केस हुआ था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद नोटिस ले लिया था, वो केस झूठा निकला। अब उसमें अवाम की गलती है। आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप मैनिपुलेट करेंगे, बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब दिखाने की कोशिश करेंगे, तो सॉरी टू से, लेकिन वो मैं बस एक चीज़ ऐड कर दूं, तेज जल्दी से कर देता हूँ। लोग इसलिए नहीं भी एक्सपोज करते लोगों को बिकॉज दे आर स्केयर्ड कि वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक टाइम पे यूनियन होती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 70s 80s की यूनियन बड़ी स्ट्रांग होती थी, तो जुल्म नहीं होता था उस टाइम, मिनिमम वेज मिलती थी। मसला ये है यहाँ पे हम लोग जो है इंसानी खुदाओं से मांगने लग गए हैं। until unless आप अल्लाह से नहीं मांगोगे, और सिर्फ अल्लाह से नहीं मांगोगे, आपकी लाइफ आसान नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो जी, इकोनॉमी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाह रही थी कि लोग घबराते हैं और लोग डरते हैं, क्योंकि एक चीज़ लगी हुई है, अगर आप उस पर किसी तरह का भी रिस्क लोगे तो आपको नहीं पता पीछे उनका कितना कुंबा, खानदान, घर सर्कल चल रहा होता है। सो इसलिए लोग यहाँ पे ना नए नए रिस्क लेने से डरते हैं। बिल्कुल, और आपने घबराना नहीं है। ओके जी, इकॉनमी की बात हो रही है तो मैं भी छोटी सी इसमें ऐड करूँगी कि पाकिस्तान में इकॉनमी बूम करने वाली है। और वो कैसे करने वाली है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, डिफरेंट कंट्रीज से हमारे जितने भी अदारे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो इन्वेस्ट ऐसे हो रहा है, सैमसंग
इलेक्ट्रॉनिक साउथ कोरियन का, जैसे आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी जॉइंट है, सो उनका ये प्लान है, इस साल के एंड तक उनका ये प्लान है कि यहाँ पर सैमसंग टीवी के जितने भी टेक्नोलॉजी प्लांट्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल बेसिकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो उनका ये प्लान है कि साल में 50,000 तक जो है उनकी सैमसंग की यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पर प्लांट किए जाएंगे। तो इससे खुशखबरी की बात है कि यानी कि हमारा पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की भी कर रहा है। जैसे कि हम इकॉनमी की बात करते हैं कि वो बढ़ रही है या कम हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छी बातें भी जो है अपने प्रोग्राम में ऐसे ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, बिकॉज आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, पैसा आ रहा है, फिर करेंसी, आपका जो ख्वाब है ना वो पूरा होगा कि $1 इज इक्वल टू $100 वन डे। और यूनिस जो इंशाल्लाह इस साल के एंड में उनकी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह जो है इकॉनमी जो है वो आगे बढ़ेगी। तो आप लोग प्लीज़ अपना दिल छोटा मत करें, हिम्मत अपनी बनाकर रखें, तो इंशाल्लाह हैव फेथ इन गॉड। नहीं, 2022 वैसे ही बहुत प्रोग्रेसिव होने वाला है इंशाल्लाह। क्योंकि कोविड के कितने सारे आप लोगों ने देखा होगा पेशेंट्स कम हो गए हैं, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, सारी चीज़ें कारोबार वैसे ही स्टार्ट हो गए हैं। और इतनी क्रिकेट हो रही है, एग्जैक्टली इतनी क्रिकेट हो रही है, आपकी सोच है, हर ग्राउंड में मोहल्ले में क्रिकेट हो रही है एंड वर्ल्ड कप हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड कप। इजाजत है आप सबकी? लड़कों का फेवरेट टॉपिक। यस प्लीज गो अहेड। तो आए हम लोग बात करते हैं, मैं और कैमरा, लड़कियां इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 24 अक्टूबर 2020 एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू विन। इंशाल्लाह इंडिया बहुत कहता है मौका मौका, वो इन्होंने सॉन्ग भी बनाया है, बट मैं आपको बताता हूँ अभी मौका क्या हुआ है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, हमारे जो अरब के ममालिक हैं, उन्होंने एक कैंपेन निकाली है जिसका नाम है इंडियन किल्स मुस्लिम एंड दे आर बायकॉटिंग देयर प्रोडक्ट्स। दैट्स अ बिग थिंग। अब क्या हुआ? मौका बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इंडिया, वैसे इंडिया एज अ कंट्री नहीं, इंडियंस आई बिलीव कि दे आर किलिंग मुस्लिम्स, और एटलीस्ट अरब ममालिकों ने स्टैंड लिया इस चीज़ के खिलाफ। हमारी कंडीशन, वो हम यही बोलते हैं ना कि पाकिस्तान क्यों नहीं स्टॉप कर देता। जैसे कि एक और इवेंट हुआ है इंडिया जम्मू में, कुछ हिंदूज को मारा गया, ठीक है, और वो लोग जो उनके वहाँ के नेशनल्स हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच हो रहा है वर्ल्ड कप में वो पोस्टपोन हो जाना चाहिए। एंड उनकी मेंटालिटी देखें ना, पाकिस्तान से तो जाके कोई नहीं मार रहा ना, आपके जो कश्मीरी वहाँ पे रह रहे हैं, जो एक डिस्प्यूटेड स्टेट है वहाँ के रह रहे हैं, दे डोंट वांट एनीबॉडी एल्स टू कम एंड इन्वेड देयर होम। तो वो अगर एक्शन ले रहे हैं, यू आर ब्लेमिंग पाकिस्तान। वहाँ पे कोई सिलेंडर भी फटता है पाकिस्तान पे ब्लेम करते हैं, वहाँ पे किसी की तलाक भी होती है तो पाकिस्तान पे ब्लेम करते हैं। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। मुझे तो ये डर है कि एक टाइम आएगा कि इंडिया में अगर पॉपुलेशन बढ़ भी रही होगी ना, वो भी पाकिस्तान के जिम्मे देंगे। वेरी बैड ना, अब ग्रो अप इंडियंस। हाँ, और मुझे लगता है इन बेसिक चीज़ ये आपने कहा ना, मेंटली सिक ये होते हैं मेंटली सिक। ये जो आपने ये दिया है ना, वाह, ये जो मेंटली सिक है, यस मेंटली सिक ये होते हैं। आपने देखना है ना, अगर तो कहीं नहीं देखें, आप सिर्फ पड़ोसी मुल्क को देख लें। क्या बात है, क्या बात है। ग्रज निकल। अगर उनको सही करना हो, क्योर देना हो, तो बताएं कि कैसे करें, मेंटालिटी, जो सिक पड़ोसियों को कैसे ठीक करें? यू कांट फिक्स उनको दैट। इसी तरह से ठीक कर सकते हैं कि आप खुद तरक्की करें, खुद ब खुद ठंडे पड़ जाएं। जल के मर जाएंगे। ओए ये मैं बता रहा हूँ, ये 22 साल की नहीं है, इसके अंदर 60 साल की आंटी छुपी है। फुप्पो नहीं, ये डेंजरस है, बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके शौहर को बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा आपसे। रह ले, यू आर फ्यूचर। हाँ, फ्यूचर हस्बैंड, ठीक है। अल्लाह आपके नसीब अच्छे करें, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो, आपका रिश्ता भी पक्का हो गया। यूनिस एक बात बताओ, तुम आप बहुत ज्यादा दूर का सोचते नहीं होता करें। अच्छा, माइंड मत कीजिएगा क्योंकि ये हर शो में हर बंदे से शादी का ही बात करते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मतलब मैं कहता हूँ उनसे शादी करनी आप चाहिए, ये ऑब्सेस कहते नहीं है। हर बंदे को ऑफर करते हैं कि शादी कर लें। अच्छा ठीक है, मैं ऑफर कर रहा हूँ, आप क्यों जेलस हो रही है? मुझे तो कोई जेलसी नहीं हो रही, आप सबको मशवरे दे रहे होते तो हैं ना। शादी करना बुरी बात है क्या? क्यों मशवरे दे रहे हो? शादी करना बुरी बात नहीं है यूनुस, लेकिन शादी का सवाल आपके जरिए बार बार पूछना बुरी बात है। क्यों? Why? क्यों आपको क्यों भाई दूसरी देखिए, लड़की मैं का कहता हूँ- लगता है शादी गलत इंसान से करना बहुत बुरी बात है। शादी आप लिखी कब भी कर रहे है, हैं? अगर आप आपकी कब लिखी, कर आप मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ कैमरा, शादी लिखी हुई है, नसीब में लिखी हुई है, तो आप जितना भी कोशिश कर लें, अगर आपकी शादी लिखी हुई है तो होगी, नहीं लिखी हुई होगी तो नहीं होगी।
अरे जी आपकी एनर्जी है जो यूनिस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यू हैव माशाल्लाह सो स्मार्ट, यू हैव एन इनक्रेडिबल एनर्जी, और आपने जिस तरीके से हम सबके कॉम्प्लिकेटेड सवालों को टैकल किया, मैं बहुत ब्रेक का टाइम हो गया क्या? लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास एक नहीं 2 टैलेंटेड सिंगर मौजूद हैं स्टूडियो में, जो हमें एंटरटेन करेंगे, जो आपको एंटरटेन करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर, हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, तू ही तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू, तू ही तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू। कदमत तेरे असी तलियां बिछाइए, नैना तो चुराइए छट के ना मर जाइए, नैना तो चुराइए तक के ना मर जाइए। उसने निगाह से किया सलाम है, दिल में है दर्द सा फिर भी आराम है, थम गया ये समा होश है लापता तेरा दीदार कर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा की नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। सभी रातें हैं, सभी बातें हैं। थैंक यू ब्यूटीफुल। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद उवैस एंड मोहम्मद हुसैन। तालियां। बहुत ही आला देसी घी वाला, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बताएं ये क्यों काम कर रहे हैं, किसने बोल दिया आपको? घर वाले मना नहीं करते? क्या कर रहे हैं आप लोग? सर काम को छोड़ें सर, ये खून में भरी हुई सिंगिंग, खून में, ऐसा क्यों? बाल से लेकर नाखून में। अच्छा अच्छा ये था, मेरे को ये बचपन से शौक है। मेरे जो बड़े भाई हैं वो सिंगिंग करते हैं, उन्होंने सीखा भी है नापा से। तो एक कमरा हुआ करता था, 6-7 साल पहले की बात है, हारमोनियम रखा होता है, जो हारमोनियम वो जो बजाते हैं, पता है हमें क्या हुआ। अच्छा तो सर वो सिखाते थे मुझे राग सारे गामा पा। तो मेरी ना आवाज़ ना कमरे से बाहर जाती थी और घर के बाहर भी जाती थी। तो अम्मी आती थी झाड़ू लेके या डंडा लेके। सर वो नमाज़ पढ़ी थी, इबादत गाह गुजार रहे हैं अब मेरी अम्मी, तो सर डंडा लेके दे कुटाई। तो मैं अपना फिर भी प्रोफेशन नहीं छोड़ता था अपना। नहीं बहुत अच्छा। और ये होता है कि जब तक आपको झाड़ू नहीं पड़ेगा आप टैलेंट आप में आएगा ही नहीं। जी बताएं मोहम्मद उवैस साहब। जी मुझे सर स्कूल टाइम से सिंगिंग का शौक़ है, काफ़ी छोटा था और जो है ये सिलसिला चलता रहा, मगर मुझे मेरे घर वालों ने कभी इस चीज़ की पाबंदी नहीं की कि तुम ये क्यों कर रहे हो। मैं वर्क भी करता हूँ। आपकी हसरत ही रहेगी कोई झाड़ू मारे मुझे? नहीं, हसरत नहीं रही। हाँ, शुरू में मेरी वालदा मुझसे ये कहती थी कि जो है ये सब सही नहीं है, ठीक है, ये गुनाह के काम है, साफ कहती थी वो मुझसे। तो मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा ये मेरा शौक़ है,
और मैं जहाँ मैंने गाया लोगों ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो इस वजह से मतलब मुझ में जज्बात और बढ़े कि मैं मज़ीद आगे जाऊँ गाऊँ। तो इस तरह से बस ये सिलसिला चल रहा माशाल्लाह है। आई बिलीव कि गॉड गिफ्ट ही होता है। आप ये कर नहीं सकते, ऐसी आवाज़ लेकर आप पैदा ही होंगे, आप बना नहीं सकते। जी अच्छा, उर्शद। मेरे एक सवाल है आप दोनों से। आप लोगों ने साथ में करियर स्टार्ट किया था या आई मीन अलग अलग सिंगिंग करते थे, उसके बाद कुछ इंटरेक्शन हुआ, या मतलब आप लोगों ने एक दूसरे को फॉलो किया? आपका कोई बैंड है, ये कह रहे क्या हैं? है ये? नहीं बैंड तो नहीं है असल में, बेसिकली आज के बाद बन जाएगा। सेंटर में पढ़ते थे तो वहाँ से थोड़ा स्टार्ट हुआ। सर लोगों से मोटिवेशन भी मिली, यार आप गा सकते हो भाई, आवाज़ देखो अपनी, यूट्यूब चैनल खोलो अपना। यार कोई अगर नहीं सपोर्ट करता, कोई पाकिस्तान जैसा आइडल होता, पाकिस्तान आइडल कब हुआ था पता नहीं। जी बहुत टाइम पहले होना चाहिए यार हम लोग को। एग्जैक्टली। तो आप दोनों आई मीन आप दोनों फ्रेंड्स हैं, मतलब Friends हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं? Friends हैं। फ्रेंड्स हैं आप लोग? माशाल्लाह। आपका बचपन यूट्यूब से? पे चैनल है? नहीं मेरे को भी करना है, क्रिएट करना है। नहीं, बट आई एम टेलिंग यू कि प्ले एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आपने कहा कि प्लेटफॉर्म्स नहीं है, प्ले एंटरटेनमेंट इज गिविंग द प्लेटफॉर्म। और बहुत सारे लोग हमें थैंक यू सो मच, आप लोग ईमेल्स करते हैं, Exactly. हमें कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि हमें आना है इंशाल्लाह। एवरीवन ऑफ यू विल बी पार्ट ऑफ दिस शो। जी अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, सीरियसली इट वाज अमेजिंग, Wow. बहुत ही Thank you, ज़बरदस्त। thank you, thank you. सीरियसली अगर आप लोगों ने अब तक कोई बैंड नहीं लॉन्च किया तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कर आप लें। लोग करें, क्योंकि जिस तरह से जो तालमेल था ना, बहुत बड़ी बात होती है तालमेल पकड़ना। केमिस्ट्री बहुत प्यारी है। बहुत टाइमिंग chemistry बहुत थी। खूबसूरत है। और दूसरा, जिस पिच पर जाकर आपने जो छोड़ा है ना, ये वो यादें हैं, इट वाज अमेजिंग। वापस आए जरा, वो आपने कहाँ छोड़ा है, उनको छोड़े, आपने कहाँ छोड़ा है? इससे एक और चीज़ मैं पता बहुत चलती है जरूरी- कि एक इंसान को अप्रिशिएट करके आप उसे कहाँ खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल, Appreciation बिल्कुल, बहुत ये reason- ज़रूरी सर ये पॉइंट है, ये बिल्कुल ऐसा ही बहुत है। ज़रूरी बिल्कुल ठीक है, चीज़ 100%। बाइक इनकी हुई। जी मैं लेकर जाऊंगी और अब अरीज, तुमसे। इसमें बात मैं भी ऐड करूंगी कि जब तक आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप लोगों का कभी बैंड या कभी ग्रुप वो आप सिंगिंग नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे की टांग खींचने की बातें होंगी तो मैं कैसे सपोर्ट करूंगा या मुझे कैसे ये करेंगे। यस और फ्यूचर क्या देखते हैं सिंगिंग का प्रोफेशनली? सर वही ये शो होने चाहिए जैसे पाकिस्तान आइडल वगैरह, टैलेंट दिखाओ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने तो मेरे ख्याल से लाइव परफॉर्मेंसेस भी किए हैं। बिल्कुल सर। काफ़ी किए हैं। सिंगिंग में आइडियल कौन है आपका? मेरा तो आतिफ असलम है। मेरा क्या आजकल इंडिया पाकिस्तान आप दोनों तरफ उठा के देख लो तो सबके आतिफ देखिए, ही हैं। म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, बिल्कुल कोई नहीं होती। सरहद नहीं होती, म्यूजिक म्यूजिक होता है। मैंने जब शुरू की थी सिंगिंग, जी। उस वक्त कोई ये न्यू सॉन्ग आया था, वेद बैंड का था, भुला दो। शायद आप लोगों ने सुना जी, होगा। जी, जी, बिल्कुल। उस वक्त मैंने आतिफ को नहीं सुना था बिल्कुल भी। तो बस आहिस्ता आहिस्ता सिंगिंग का वहाँ से सिलसिला चलता रहा, आगे आतिफ असलम आ गए। तो और मैं आपका हुसैन साहब मेरा है मेहदी हसन साहब। मेरा ज्यादा है वो स्ट्रेट गाने मेरे को नहीं पसंद, उसमें जो क्लासिकल है ना वेरिएशंस हैं, जी, जी। जैसे क्या सरगम वगैरह। मैं सरगम वगैरह नहीं करती। ये वापस नहीं नहीं रही। अच्छा ठीक है, सही। अच्छा, आपने जो है वो अपना कोई सॉन्ग राहत साहब के उसमें गाया है? क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे लगता है आप अगर कोशिश करेंगे ना तो राहत राहत फ़तेह अली खान कोई याद हो, थोड़ा सा गुनगुना दे, अगर राहत साहब का गुनगुना सकते हैं तो। भूल जाने का हुनर वाह, मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी बात निभाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं आज इल्म के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि इल्म एक ऐसा अंडररेटेड टॉपिक है जिस पे लोग बात नहीं करते हैं। मैं समझती हूँ कि कब तक हम मसलों की बात करेंगे, क्योंकि हम अपने शो में मसलों पे बात ज़रूर करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, लेकिन मसले पे बात कर करके मसले का हल नहीं निकलता है। हम उसको उसमें तब्दीली लाने के लिए अपनी तरफ से क्या अपना इनपुट दे सकते हैं, मुझे लगता है हमें थोड़ा सा इस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए
इल्म का टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि जैसा कि हमारे बुजुर्गाने दीन और जितने पुराने लोग हैं उन सब ने ये भी कहा है कि अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही आप एक ज़िम्मेदार शहरी बनेंगे, आप एक ऐसे इंसान बनेंगे कि आप अपना घर चला सकते हो। हम लोगों की मदद करते हैं, लाइक उन्हें पैसे देते हैं, हम उस मदद के बजाय क्यों ना उन्हें पढ़ाना शुरू कर दें। वही पैसों से अगर आप अपनी तालीम वही पैसे अगर आप अपनी तालीम में इन्वेस्ट करोगे तो कुछ देर के लिए अगर आप अच्छा खाना रोक सकते हो, अच्छे कपड़े रोक सकते हो। मुझे लगता है तालीम पे अगर आप फोकस करेंगे तो उससे घर, फिर मोहल्ला, फिर मुल्क, फिर शहर, इस तरीके से आपकी पूरे इसमें बेहतरी आती जाती है। तो तालीम पे मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तालीम मुझे लगता है कि अगर हम एक वो भी जहाद होते हैं जो आप कलम उठा के करते हो। बिल्कुल। तो अगर आप में कोई भी किसी भी चीज़ की सकत नहीं है और अगर आप एक गरीब ख़ानदान से गरीब घर में पैदा हुए हो, कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपका मसला नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कुदरती चीज़ है। लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो ये 100% आपका फॉल्ट है कि आपने अपने हालात को, आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए कोई अपनी तरफ से हरकत नहीं की। कहते हैं हरकत में बरकत। अगर आप बैठे रहेंगे या किसी के मोहताज बने रहेंगे कि ये हमें, क्योंकि आजकल ये मैं देख रही हूँ काफ़ी ट्रेंड बन चुका है कि अपने मसले मसाइल बता के पैसे ले लिए, चंद कुछ आप समझ रहे हैं मेरी बात कि मुझे ये मसला है या अम्मी को ये मसला हो गया या मैं ये करता हूँ। आप जगह जगह सिग्नल्स पे आपको मिलेंगे लोग हाथ पैर हैं, सलामत हैं, आप क्यों नहीं जाके मेहनत करते हो या पढ़ते हो। मैं यहाँ से लिंक करना चाहूँगी ये बात को कि कनाडा जैसे मुल्क में कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। कनाडा ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो लोग जो अपनी तालीम बैरून मुल्क जाके करना चाहते हैं वो उन्हें अकोमोडेट भी करेगा, वो उनके रहने के खर्चा भी उठाएगा और उनको पढ़ाई के बाद जो भी आपका टाइम बच जाता है आपको कुछ ऐसी जॉब्स में बिजी कर देगा कि आप उससे कुछ पैसे कमा सकते हो और वहाँ के जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो आप अफोर्ड कर सकते हो। सऊदी अरेबिया देन वो दूसरा मुल्क है जो हमेशा से हमारे शाना बशाना चलता है, उसने हमेशा इस चीज़ का प्रूफ दिया है कि वो हमारा एक फ्रेंड कंट्री है। तो सऊदी अरेबिया ने भी उन लोगों के लिए जो बाहर के, जो यहाँ के ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि सऊदीया में जाके रहते हैं, वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ने की नीयत से जाते हैं। सो वो पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया में है उनके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे अगर आप जाके किसी भी तरह की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उसमें आपको 30 to 60% डिस्काउंट है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी रिहाइश पजीर हैं। इसके बाद जी हंगरी का एक ही बड़ा ख़ास रूल है कि IELTS आपको होना लाजिम है। उसके अलावा वो किसी को भी एलिजिबल बैचलर नहीं समझते कि वहाँ पे मौका दे सकें पढ़ने का। तो हंगरी ने अपना ये वाला रूल हटा दिया है। इफ़ यू आर नॉट सर्टिफाइड फ्रॉम IELTS, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो उन्होंने उसके बावजूद वेलकम किया है कि आप आएँ, हम आपको सिखाएंगे, हम ऐसे तालीमी चीज़ें आपको फराहम करेंगे कि आपकी वो जो भी कमियां हैं वो पूरी कर देंगे। मैं कहती हूँ कि तालीम ना कि सिर्फ आपके घर में बेहतरी लाती है, आप ये सोच के तालीम की तरफ जोर ना दें कि इससे आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आपकी अच्छी जगह शादी हो सकती है, आप अपने घर को अच्छे से पाल सकते हैं। तालीम से आप अपने मुल्क के हालात चेंज कर सकते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। आप देखें गिनीज में पाकिस्तान से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होने की वजह से उनका नाम वहाँ पे दर्ज है और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमारे यहाँ से लोग, और हमारे यहाँ पे लोगों, ठीक है मैं मानती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी गुर्बत है, महंगाई है, 100 तरह के मसले मसाइल हैं। हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमेशा मसलों को ही क्यों हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल, जो यहाँ की पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो यहाँ की हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हम जैसे कि अभी हम पिछले आपसे बात कर रहे थे कि लोगों के पास है सब कुछ, लेकिन टीवी पे इतना सब कुछ हमें ज़्यादा हाई फाई दिखाया जाता है कि हमें लगता है कि जो हमारे पास है वो किसी गिनती में नहीं है। हम उसको देख के अपना, वो कहते हैं ना, किसी की वो देख के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, किसी का मुँह देख के अपने मुँह पे थप्पड़ मार के लाल करते हैं। अगला किस तरीके से कर रहा है आपको नहीं पता। आप सिर्फ अपने घर में देखिए, अपने गिरेबान में देखिए, आपके पास कितने वसाइल हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट कीजिए, आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप कितना आगे तक जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत हाई फाई स्कूल में जाएं और बहुत एक अच्छे तालीमी मेयार के स्कूल में जाएं। आपके पास जितने भी पैसे हैं आप उससे बुनियादी तालीम तो लेना शुरू कीजिए। जब आपके अंदर शऊर होगा और काबिलियत होगी तो आपको लोग खुद ब खुद आप नज़रों में आते जाओगे, लोग आपके लिए घूमेंगे, आपको ढूंढेंगे कि आपके पास दिमाग है, आपके पास जहानत है, आप दुनिया से मुख्तलिफ है, वो आपको खुद अडॉप्ट करेंगे। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की, लेकिन प्लीज़ सामने तो आइए। लोग
थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू इल्म, नॉलेज एंड डिग्री। इट्स नॉट द सेम थिंग। ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिल हैं जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है, बट वो जाहिल से बदतर है उनका बिल्कुल ऐसा इट्स अबाउट मेच्योरिटी। वो कहते हैं कि अगर आपने मेच्योर होना है तो आप दुनिया ट्रैवल करें, आप बाहर मुल्कों में जाएं, लोगों से मिलें, यू विल लर्न, यू विल गेट मेच्योर। और अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप वो किताबें पढ़ें जिन लोगों ने दुनिया ट्रैवल की हुई। एग्जैक्टली, तो दैट्स माय पॉइंट कि नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इल्म की मैं इनको बस ये एक बात कह ख़त्म करता हूँ, आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा। इल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी नहीं है। वो पहले कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अब उल्टा है, स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। आपकी वीडियो गेम्स जो आप यूट्यूब पे लोग स्ट्रीमर्स हैं, गेम्स की जो स्ट्रीम करते हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि नॉलेज होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, इट्स अबाउट कि आप किस स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन पे करते हैं, उसकी नॉलेज होना चाहिए, उसका स्किल होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आपने मास्टर्स किया है। बहुत सारे ऐसे मास्टर्स के लोग हैं जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है, वो बेरोजगार है बिकॉज उन्होंने स्किल सही अपना एक्टिव नहीं किया। आपके पास इस टाइम पे 2021 में एटलीस्ट आपको एक स्किल आना चाहिए, आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस आपका जो पैशन है उसको फॉलो करना चाहिए। दैट वाज माय ओपिनियन जी। बिल्कुल ऐसा है। देखिए मेरी एक फ्रेंड है, आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये उनका लिखा हुआ एक शेर है और वो ऐसा कहती हैं और उनका ऐसा मानना है कि अब जो कलम उठा रखे हो कारी, अब जो कलम उठा रखे हो कारी, तो याद रखना माजी लिख देता है, तकदीरें रकम कर देता है। इसका मतलब समझ में नहीं आया तो मैं उन लोगों को बता दूं कि अगर आपने कलम उठा लिया है और आप कहीं भी पैदा हुए हो, किसी भी घराने से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन अगर आपने कलम की ताकत को समझ लिया है और उस ताकत को समझ के आपने ज़िंदगी में कदम उठाना शुरू कर दिया, तो आपका माजी क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना मुस्तकबिल लिख सकते हो, आप अपनी तकदीर लिख सकते हो। तो कलम की ताकत को समझिए। और एक बहुत अलमिया सा है, मैं कहना चाहूँगी, मैंने फ़र्क महसूस किए पढ़े लिखे लोगों में और अनपढ़ लोगों में। सॉरी, अनपढ़ थोड़ा अच्छा टर्म नहीं है ऑन स्क्रीन कहने के लिए, लेकिन उन लोगों की शख्सियत में और जो स्कूल गए, जिन्होंने कॉलेज पढ़ा है, जिन्होंने तालीम अपनी मुकम्मल की है, उनका जो आप ब्रॉटअप देखें, अगर आप उनके साथ बैठ के बात करें और आप उसी के बराबर में एक ऐसे इंसान से बात करें जो कभी स्कूल नहीं गया, तो तालीम से आपकी शख्सियत में बहुत फ़र्क आता है। और तालीम एक ऐसी चीज़ है जो आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है आपको। कोई भी चीज़ ना हद में अच्छी लगती है, ओवर लिमिट कर देंगे तो प्यार भी किसी से बर्दाश्त नहीं होता है। प्यार में लिमिट नहीं होती वैसे। इट्स नॉट अबाउट कि हम सिर्फ नॉलेज लें, सीखें, देनी भी पड़ती है। Exactly. अच्छा, मैं एक सीख रहे हो और दूसरों को भी सिखाओ तो फिर तो बात वो बनेगी। कहते तो हैं आप इल्म हक अदा मैं कर इसमें रहे हो। ऐड कर देता हूँ, इल्म बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे यूनिस और आपने अनम बहुत खूबसूरत बात की, इसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि देखिए अनपढ़ जो है कोई नहीं होता, ठीक है, कोई अनपढ़ नहीं होता। उसका रीज़न ये है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ एक नॉलेज होती है, हर किसी के पास। स्कूल्स में जाकर एजुकेशन हासिल करने का जो एक पर्पस होता है, आप नहीं कर सकते। सना एक मिनट, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आप कंटिन्यू करिएगा। इससे पहले कि मेरे लोग मुझे गलत समझें कि मैंने अनपढ़ का लफ्ज़ यूज़ किया, मैं थोड़ा सा जस्टिफाई कर दूँ बहुत ही मुख्तसर से लफ्ज़ों में। अनपढ़ का मतलब ये नहीं था कि आप जाहिल हैं, आप गंवार हैं, आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन एक ज़िंदगी में जब बहुत सारी मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं तो उनको जब आप हैंडल करते हो ना, तो एक समझदार इंसान का तरीका काफ़ी अलग होगा। और उसके मुकाबले में एक वो इंसान, आप बिल्कुल एग्री करेंगी मेरी इस चीज़ से, जिसकी तालीम थोड़ी कम हुई है, तो उसका चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है। हाँ, लेकिन मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रही, मैं आपकी बात से कोई तजाद नहीं कर रही, मैं आपकी बात में ऐड कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए मुआयना, जिस तरह हमारे पास डिग्रियाँ ज़रूरी होती है, उस तरह मुआयना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप कुछ ना करें ना, एक सिर्फ अखबार पढ़ना शुरू कर दें, मैं कहती हूँ आपको आधी नॉलेज तो वहाँ से मिल जाएगी, इकनॉमी के हवाले से मिलेगी, एजुकेशन के हवाले से मिलेगी, एवरीथिंग। आप सिर्फ एक अखबार पढ़ना शुरू करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मुझे अभी भी याद है, अगर हम बुजुर्गों की बात करें, उनको अखबार पढ़ना नहीं आता था, पता है, लेकिन घर में जो भी, इतनी पुरानी है। हाँ मैं पुरानी हूँ, बहुत ज़्यादा पुरानी हूँ मैं, लेकिन जब आप बैठते थे, आपके घर में एक बंदा भी अगर तालीम याफ्ता है ना, तो आपका बुजुर्ग, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके दादा हो, आपकी दादी हो या नाना हो, वो आपको बिठाएंगे और कहेंगे आज की शय सुर्खियाँ क्या है। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे। तो वो लोग जिनको हालांकि उनकी गलती नहीं है
क्योंकि जाहिर सी बात है वो जिस माहौल से निकले उनको नहीं मिल सकी, बुनियादी तालीम का जो एक हक़ होता है उनको नहीं मिल सका। लेकिन हमारी तो यही जद्दोजहद है कि हम हर इंसान को तालीम दें। एक पढ़ा लिखा आदमी बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता और है, लोगों की जिंदगियां चेंज कर सकता है। बिल्कुल कर इट्स ऑल सकता है। अबाउट योर विजन। आप अपने जहन में क्या सोचते हो, आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हो। आप किसी कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं ना, तो वो सबसे मीटिंग में सबसे होनहार बॉस को पता है ये सबसे काबिल इंसान है और ये सबसे अच्छा आइडिया दे सकते हैं, और कुछ गलती भी होगी तो ये कवर अप कर लेगा। तो और है ना, मैं भी इसमें एक ऐड करना चाहूँगी कि वाकई में लोगों के पास नॉलेज होता है बट वो बांटना नहीं चाहते कि ये शायद हमारी टांगे ना खींचना शुरू कर दे। और ये वाकई में ये बात है कि लोगों के अंदर अगर नॉलेज होता भी है तो वो उस चीज़ को बांटने की कोशिश नहीं करते। वो मर जाएंगे बट वो, मुझे नहीं लगता कि वो लोग कभी किसी के साथ शेयर करेंगे कि यार ये पॉजिटिव बात है, शायद इसके काम आ जाए, इसकी ज़िंदगी में शायद कुछ चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद रहे। ऐसा भी होता है उर्शिया कि अगर मैं किसी को नॉलेज देना चाहता हूँ तो जो अगला इंसान है वो ऑफेंड हो जाता है कि अच्छा हमें सिखा रहा है। ऐसा बहुत होता है। तो ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ता है कि कौन एक थर्स्ट है नॉलेज की, उसकी Exactly. है तो आप दीजिए, अगर नहीं है तो लेट इट बी कि वो जो अपना करेगा, गिरेगा उठेगा, अप टू दैट पर्सन। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर जो है वो आज हमारे शो का वक्त खत्म होता है। थैंक यू सो मच अरीज कि आप यहाँ पर आई और आपके साथ गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आया। मेरी स्टोरी जी आज रह गई है, लेकिन अगले प्रोग्राम में मैं अपनी स्टोरी को मुकम्मल ज़रूर करूँगी। लेकिन मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ कर जाती हूँ, वो ये है, आप भी रिसर्च कीजिएगा कि क्या सिर्फ औरतें ही हाई हील्स पहनती हैं। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम से इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।